डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उन आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान कौन कौन सी ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है और उन ऊर्जाओं को क्या नाम दिया गया है, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, देख लिया था कि कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है। इस दौरान हमने देखा था कि जब दो आयन जो होते हैं, ये आयन आकर्षण के द्वारा जुड़कर एक लैटिस का फॉर्म करते हैं, एक जालक का निर्माण करते हैं। NaCl एक जालक के रूप में पाया जाता है, एक जालक का निर्माण करते हैं। तो इस दौरान होने वाला जो एनर्जी चेंजेस है, जो दो धनायन, एक धनायन और ऋणायन के आकर्षण से बनने वाला जो जालक है, उस जालक के बनने के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, उस ऊर्जा का नाम दिया था लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी जो है, इसको प्रैक्टिकली फाइंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी गणना की जाती है अन्य सभी ऊर्जाओं के आधार पर जो NaCl के फॉर्मेशन के दौरान होती है। ठीक है, एनर्जी परिवर्तन जो होता है। अब इस लैटिस एनर्जी को फाइंड करने के लिए, इसकी गणना करने के लिए एक साइकिल दिया गया, बोर्न-हेबर साइकिल, जो बोर्न और हेबर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने बताया कि लैटिस एनर्जी, इसका प्रिंसिपल था, सिद्धांत क्या था इसका, ये सिद्धांत होता है हेस लॉ के आधार पर। इसका सिद्धांत प्रिंसिपल है हेस लॉ। और हेस लॉ क्या कहता है कि अगर जैसे मैं किसी ए से क्या बना रही हूँ, डी बना रही हूँ, अब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ए से क्या बन रहा है, डी बन रहा है। कोई भी रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन के दौरान कुछ ना कुछ, चाहे वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, चाहे वो एक्सोथर्मिक, यानी या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंजेस होगा। तो यहाँ पर वो एनर्जी जो चेंजेस हो रहा है उसे हमने मान लिया डेल्टा एच। अब यहाँ पर क्या कर दिया, पहले ए से हमने क्या बनाया, डी, उसके दूसरे दिन हमने क्या किया, पहले बी बनाया और बी से फिर सी बनाया और सी से क्या बनाया, डी। तो यहाँ पर क्या होगा, ए से बी बन रहा है, इस दौरान भी कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंजेस होगा, डेल्टा H1। यहाँ बी से सी बन रहा है तो इसमें भी एनर्जी चेंजेस होगा, डेल्टा H2। और यहाँ पर भी एनर्जी चेंज, क्योंकि एनर्जी यहाँ ए से बी यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कुछ ना कुछ ऊर्जाओं में परिवर्तन होता ही है। तो यहाँ पर ए से बी बनने के दौरान बी से सी बनेगा और सी से डी, ये प्रोसेस वही है। यहाँ पर क्या है, ये नेट रिएक्शन है कि ए से डायरेक्ट हम क्या बना रहे हैं, डी, और यहाँ पर स्टेप वाइज पहले ए बनाया जा रहा है, फिर सी और फिर डी बना, यानी यहाँ पर ए से बी से सी फिर डी बन रहा है, और एक नेट रिएक्शन है जहाँ पर ए से डायरेक्ट क्या बना रहा है, डी। तो यहाँ हेस लॉ क्या कहता है, इसका क्या कहता है कि डेल्टा एच जो है वो इन सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा, यानी डेल्टा H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इन सभी ऊर्जाओं का योग किया जाए तो टोटल एनर्जी फाइंड होगी, यानी जो नेट रिएक्शन है उनमें होने वाला एनर्जी परिवर्तन सभी स्टेप में होने वाले एनर्जी परिवर्तन के योग के बराबर होगा। ये कहता है हेस लॉ, और इसी हेस लॉ के आधार पर बोर्न-हेबर ने एक साइकिल दिया, जिसे कहा जाता है बोर्न-हेबर साइकिल, जिससे लैटिस एनर्जी की क्या की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। जैसे तो इसमें क्या था, जैसे एग्जांपल लिया जाए NaCl का फॉर्मेशन, तो Na प्लस सॉलिड होता है और Cl माइनस जो गैस होती है और Cl2 होगा, और इससे क्या बनता है, NaCl सॉलिड। अब यहाँ पर एक चीज है कि हमने जो लैटिस एनर्जी पढ़ी थी, वो लैटिस एनर्जी क्या होती है, 1 मोल के लिए। कोई भी एनर्जी जो होती है वो किसके लिए होती है, 1 मोल के लिए, और यहाँ पर कितने मोल रहे हैं, 2 मोल होंगे। 2 मोल के लिए हम फाइंड नहीं कर सकते, किसी भी एनर्जी को 1 मोल के लिए फाइंड किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्लोरीन का हाफ मोल लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं। तो इस दौरान एनर्जी में चेंजेस होगा, उसे कहा जाएगा फॉर्मेशन एंथैल्पी या कहे फ्यूजन एंथैल्पी, यानी दो एटम आपस में मिलकर क्या बना रहे, नया कंपाउंड बना रहे, नया यौगिक बना रहे, नया उत्पाद बना रहे। तो इस दौरान ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और इस ऊर्जा परिवर्तन को फ्यूजन एंथैल्पी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा,
कि सोडियम जो है, ये सोडियम सॉलिड है, अब सॉलिड से पॉजिटिव, सोडियम क्या है पॉजिटिव में, जब तक धनायन नहीं बनेगा और जब तक धनायन और ऋणायन नहीं बनेगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, और अट्रैक्शन नहीं होगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए इसको धनायन और ऋणायन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तभी उस पर किसी भी एटम एलिमेंट पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सॉलिड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने देखा था कि सॉलिड स्टेट में एटम बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने प्रोटॉन के साथ साथ अन्य परमाणु के प्रोटॉन जो नज़दीक होते हैं उनके प्रोटॉन से भी प्रभावित होता है, और उसे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर पहले क्या किया जाएगा, इसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, और गैस में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पर ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस या ये क्या कहलाता है सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, और जो एनर्जी दी जाएगी वो कौन सी हो जाएगी सब्लिमेशन एनर्जी। तोड़ रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, और सोडियम को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है वो उसकी वैल्यू होती है 108 किलो जूल पर मोल। फिर सोडियम को अब यहाँ से गैस से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे कहा जाता है आयनन एंथैल्पी, और आयनन एंथैल्पी की वैल्यू है यहाँ पर सोडियम के लिए आयनन एंथैल्पी की वैल्यू होती है 495.4 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया, इस पर आ गया सोडियम पॉजिटिव, अब यहाँ पर क्लोरीन अणु है और अणु कभी भी क्रिया नहीं करेगा, तो इसे एक परमाणु में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और परमाणु में कन्वर्ट करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना जरूरी है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी यहाँ पर हाफ है तो 1 मोल के लिए होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ मोल के लिए कितने होगी एनर्जी हाफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी, क्लोरीन हो जाएगा Cl। अब ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ से Cl माइनस करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान देखो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी हमने पढ़ ली थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है, ये भी एनर्जी पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है तो देनी पड़ रही है। पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़, जब किसी परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और वो एनर्जी इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन। ये हो जाती है 120 किलो जूल। अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और ये क्या बना लेंगे NaCl, और इस दौरान जो एनर्जी चेंज होगा लैटिस एनर्जी से कहा जाता है, लैटिस एनर्जी जिसे हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये होती है 381.5 किलो जूल। तो इस तरह से यहाँ पर ये एनर्जी हो गई, ये होगी नेट रिएक्शन, और यहाँ पर ये स्टेप हो गया सेकेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेप सेकेंड जिसके अंदर देखो एनर्जी चेंजेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले सोडियम ने क्या किया सॉलिड बना, इस दौरान एनर्जी चेंजेस हुआ सब्लिमेशन एनर्जी,
आयनन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और कौन सी हो जाएगी, फ्यूजन एंथैल्पी। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हेल्स लॉ क्या कहता है कि जो नेट एनर्जी होगी डेल्टा एच एफ जो होता है वो इन सभी एनर्जी के योग के बराबर होगा। चाहे आप नेट रिएक्शन के द्वारा NaCl से क्या बनाएं, NaCl Na+Cl से बनाएं, NaCl बनाएं, या चाहे इन स्टेप के द्वारा स्टेप वाइज क्या बनाएं, NaCl, यानी इन दौरान जो एनर्जी चेंजेस होगा वो इन सभी एनर्जी के योग के बराबर होगा। आयनन एंथैल्पी प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी और माइनस और ऊर्जा देनी पड़ती है इस तरह। तो इस तरह से देखो फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी। अगर ये एनर्जी यहाँ पर तोड़ने के लिए दी जाएगी तो अगर NaCl से क्या बनाना है, Na+Cl माइनस बनाना है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी दोनों फॉर्म में होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से बोर्न हैबर साइकिल के द्वारा फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है, ये सारी एनर्जी हमारे पास है और इस आधार पर हम लैटिस एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा एच एफ जो एस यहाँ आ जाएगा U = SE + IP + PP/2 माइनस और माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, U = यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी हुई है, सब्लिमेशन एनर्जी की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 108 सोडियम के लिए। आयनन एंथैल्पी होती है 495 और डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है 120 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है 348 और फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है 381। इनको कैलकुलेट किया जाता है तो हमारे पास 757.6 किलो जूल पर मोल आती है। इस तरह से हमारे पास ये वाली सारी एनर्जी प्रेजेंट थी। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी चेंजेस हो रहे थे ये एनर्जी हमारे पास थी, ये एनर्जी प्रैक्टिकली फाइंड की गई और इस एनर्जी के द्वारा, इन एनर्जी के द्वारा हमने क्या फाइंड कर दिया, लैटिस एनर्जी। तो ये बोर्न हैबर साइकिल के द्वारा क्या किया गया, बोर्न और हैबर ने साइकिल दिया कि जो लैटिस एनर्जी है उसका प्रायोगिक रूप से नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इसकी सैद्धांतिक वैल्यू, थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू निकाली जाती है और ये थ्योरेटिकली वैल्यू हेल्स लॉ के आधार पर, यानी कौन सा सिद्धांत काम करता है, यहाँ पर हेल्स लॉ सिद्धांत काम करता है। यहाँ पर क्या था, हेल्स लॉ क्या कहता है कि जब एक एनर्जी के अंदर, जब एक स्टेप के अंदर जो रिएक्शन होगी, जैसे A से D बन रहा है, तो उस दौरान जो नेट रिएक्शन होगी, उस नेट रिएक्शन में होने वाला एनर्जी में चेंजेस है वो सभी स्टेप के अंदर होने वाले एनर्जी चेंजेस के सम के इक्वल होगा। और इसी आधार पर बोर्न और हैबर ने लैटिस एनर्जी की गणना की। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।